आदरणीय, एक बार आप बोल चुके थे इसी विषय पर, तो दोबारा नहीं बोलते। नो, एक बार जब कोई चेयर से अनाउंस हो जाए माननीय मंत्री जी, तो फिर आप पहले बोल चुके थे इसलिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने कॉलिंग अटेंशन के विषय को रूल 193 के अंतर्गत एक विस्तार में खेल पे चर्चा करने की ये शुरुआत की, और इससे अनुभव भी हुआ कि माननीय सांसद जो सदन के सदस्य हैं, न केवल वह एक अच्छे राजनेता के रूप में बल्कि एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से सकारात्मक चर्चा ये हुई है, सबसे पहले तो इसलिए मैं आपको और सभी माननीय सांसदों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। बीच में एक विषय आया कि सुनीता दुग्गल जी ने कहा कि हमारे यहाँ से फोगाट सिस्टर्स हैं, नीरज चोपड़ा हैं, बाकी रवि दहिया, ऐसे खिलाड़ी, बाकियों ने अपने अपने क्षेत्र की बात भी की। मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी भी राज्य के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, आप कोई भी भाषा बोलते हों, इन सब से ऊपर बढ़कर हम टीम इंडिया हैं और ये भावना हमें समाज और हर क्षेत्र में लेकर जानी है। और इसी भावना के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सभी खिलाड़ियों से बात करते हैं, किसी बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले भी, टूर्नामेंट के बीच में भी अगर मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तब भी उन्होंने उसमें हस्तक्षेप करके बातचीत की, और जिसके सकारात्मक रिजल्ट भी आए। और जब हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करके वापस आई, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कीमती समय देकर सभी खिलाड़ियों को अपने निवास स्थान पर बुलाया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। शायद इस तरह के अनुभव पूर्व में कभी रहे हों, बहुत कम मौके थे जब खिलाड़ियों को इस तरह के अवसर मिलते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों से बातचीत करते समय एक बात जो बार बार कही कि आप सभी देश के लिए सिर्फ एक मेडल नहीं जीतते, बल्कि एक ऐसा अवसर देते हैं जिस पर हम सबको गर्व भी होता है और हम जश्न भी मनाने का, सेलिब्रेट करने का अवसर भी देते हैं, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करने का काम भी करते हैं। जहां खिलाड़ी इस काम को करते हैं, वहीं पर सदन में भी वो भावना देखने को मिली कि सबने अपने सुझाव खेलों को बढ़ावा देने के लिए किए, ना कि राजनीति करने के लिए किए। इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार इसलिए प्रकट करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ बातें यहां पर आई कि बजट कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 2013-14 में जब हम सत्ता में आए, भारत सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अवसर मिला, तब कुल मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का बजट 1219 करोड़ था, जो बढ़कर इस वर्ष 2022-23 में 1219 करोड़ से बढ़कर 3062 करोड़ रुपया हुआ है, जो लगभग 3 गुना ज्यादा है। और जो अगर मैं सिर्फ खेल विभाग की बात करूं तो ये 874 करोड़ रुपया था, जो बढ़कर 2254 करोड़ रुपया हुआ है। इसमें भी भारी सुधार हुआ है। एक विषय बीच में आया कि शायद खर्चा कम हुआ, ऐसा नहीं है। केवल एक वर्ष जब हम कोविड की महामारी देश और दुनिया झेल रहा था, अगर आप देखेंगे 2019-20 में 1945 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन खर्चा जो रिवाइज एस्टिमेट हुआ वो 2341 करोड़ रुपया हुआ, उससे बड़ा ही है। और 20-21 में कम हुआ क्योंकि कोविड की महामारी थी, लेकिन 21-22 में भी 2365 करोड़ की बजाय ये 2446 करोड़ रुपया हुआ। इसमें भी बढ़ोतरी ही हुई है, कम नहीं हुआ है। तो मैं माननीय सांसदों को यही इससे अवगत करवाना चाहता था। एक बात और बीच में आई कि आखिरकार खेल संघों में क्या हो, खेल की हमारी अचीवमेंट्स कैसे ज़्यादा बढ़े। तो मैं कह सकता हूं कि चाहे पैरालंपिक्स हो, डेफ ओलंपिक्स हो या ओलंपिक्स हो, समर ओलंपिक्स की बात करूं, इन सभी में ही आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल माननीय अध्यक्ष जी, टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल हमने जीते और टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीते। पिछली बार तो हमारे कंटिंजेंट ही 19 लोगों का था, इस बार पैरालंपिक्स में 19 मेडल हमारे खिलाड़ियों ने जीतने का काम किया और डेफ ओलंपिक्स में भी 16 मेडल जीतने का काम किया। ऊबर कप हम पहले नहीं जीते, हमने वो भी जीता।
थॉमस कप 73 साल में पहली बार बैडमिंटन में भारत ने गोल्ड मेडल जीता, ये भी भारत के खिलाड़ियों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से ही निखित जरीन हो, उन्होंने गोल्ड मेडल IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता, और हमारी बाकी खिलाड़ियों ने, प्रवीण ने भी, मनीषा मौन ने भी, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम यहां पर किया। तो जहां बेटियों की बात कर रहे थे आप, तो बेटियों ने भी कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी, बेटियों ने भी आगे बढ़ चढ़कर हम सबका हौसला बढ़ाया है। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हमारे माननीय दुष्यंत आदरणीय बृजभूषण सिंह जी बहुत वरिष्ठ सांसद भी हैं, और जिस तरह से रेसलिंग को आगे बढ़ाने का काम आपने या बाकी खेल संघों के भी यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हैं, आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है सर कि जैसे अभी टेबल टेनिस फेडरेशन के चुनाव हुए तो कमलेश मेहता एक बड़े खिलाड़ी रहे, वो उसके सेक्रेटरी जनरल बने हैं। कल ओलंपिक्स के, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव हैं, इससे पहले मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जितनी रिपोर्ट अब तक आई उसमें बहुत बड़ी तादाद में खिलाड़ी उसमें आगे बढ़कर, उनको प्रेमचंद्र जी ने कहा, PT उषा जी का नाम लिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपने देखा होगा, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड को हमने लागू करने का जो प्रयास किया है और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मेरिट को चुनने का जो काम किया है, ये उससे देखने को मिलेगा कि इनकी भूमिका खेल संघों में भी पहले से ज्यादा बहुत बढ़ेगी। और अगर 2-2 वोटर हैं तो उसमें से अब आपको देखने को लग रहा हो कि एक मेल और एक फीमेल, एक पुरुष तो एक महिला, इसको भी मौका दिया गया है। लगभग 50% वोटिंग राइट अब महिलाओं के पास भी देखने को मिल रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़े सकारात्मक कदम उस दिशा में आपको देखने को मिलेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले जब मेडल जीतकर सभी हमारे बड़े खिलाड़ी आए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही खिलाड़ियों से कहा था कि मीट द चैंपियन एक प्रोग्राम करके आप बच्चों को भी जागरूक करें, खेलों के प्रति भी, न्यूट्रिशन के प्रति भी, और नशों से दूर रहने के लिए भी, और जो बाकी भी हम पोषण अभियान चला रहे हैं उसके लिए भी जागरूकता अभियान हो। तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे एथलीट्स ने, जिन्होंने मेडल जीते, उन्होंने स्कूलों में जाकर खेलों को और बढ़ावा देने का और हमारे पोषण अभियान के बारे में भी जागरूकता देने का काम किया है। अब कुछ बातें खेलो इंडिया की आई, तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, ये खेलो इंडिया अभियान जब शुरू किया गया था उससे पहले जो एक चर्चा अभी हमारे विपक्ष के कुछ मित्रों ने कहा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो एक अगली बात जोड़ी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो लाजवाब परफॉर्मेंस भी रही, सोच को बदलने का काम भी किया। और मैं तो कहना चाहता हूं, मुझसे पहले के भी मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी हों, कर्नल राज्यवर्धन राठौर हों, उस विजय गोयल जी हों, सबने ही अपनी ओर से उस समय भी प्रयास किए कि किस तरह से खेलों को बढ़ावा देना है, और सबके समय में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाने का इसमें हमने काम किया है। और एक बात जो प्रधानमंत्री जी बार बार खिलाड़ियों से कहते हैं कि मेडल जीतो या ना जीतो, आपको अपना 100% परफॉर्मेंस देना चाहिए, अपना हर संभव प्रयास करना चाहिए और कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे खिलाड़ी अब उम्मीद छोड़ते भी नहीं, और जिनके साथ उन्होंने ओलंपिक्स में बात कही थी कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कॉमनवेल्थ खेलों में भी अगर रिकॉर्ड मेडल जीतने का काम किया तो उन खिलाड़ियों ने जो शायद ओलंपिक्स में नहीं कर पाए लेकिन कॉमनवेल्थ खेलों में बहुत शानदार प्रदर्शन करने का काम किया है। तो कुछ बातें यहां पर और आई हैं जिसका मैं एक एक करके, जो माननीय सांसदों ने अपनी बात कही कि कितने ऐसे सेंटर्स हैं खेलो इंडिया। क्या सर, खेलो इंडिया में 2 तरह के हमने प्रोग्राम शुरू किए, एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये ऐसी शानदार कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है जिसमें ग्रास रूट के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आकर अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अब तक 4 एडिशन हुए, यूनिवर्सिटी गेम्स के 2 एडिशन हुए, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 27,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें अपना प्रतिभागिता की है। और माननीय अध्यक्ष जी, इस बार के जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए तो 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे
और उनमें 11 नेशनल रिकॉर्ड भारत की बेटियों ने तोड़ने का काम किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस राज्य में ये हुए हरियाणा में, जहां पर लगभग आधे मेडल हरियाणा से आते हैं, तो अपने आप में भी देखने को मिलता है कि वहां पर भी भारत की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया। हम अलग अलग क्षेत्रों में माननीय बृजभूषण जी ने जो माननीय अध्यक्ष जी कहा, ये एक कल्पना, खेल महाकुंभ जो गुजरात ने शुरू किया, इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा इस पे आ जाता हूं कि गुजरात में खेल महाकुंभ जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तब शुरू की थी अपने राज्य में, और उसको भव्य रूप दिया कि ग्रामीण स्तर के खिलाड़ी उसमें खेलें। और आज उसका लाभ ये मिला कि गुजरात जहां खेलों में कहीं नहीं होता था, उसने शानदार प्रदर्शन वहां से खिलाड़ी निकालने का भी किया। और जो 2015 से 22 तक राष्ट्रीय खेल नहीं हो पाए थे, मात्र 3 महीने के अंदर नेशनल गेम्स का 36 गेम का और 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन मात्र 3 महीने में गुजरात ने बहुत सफल तरीके से किया है। इसके लिए भी मैं गुजरात को उसके लिए बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। एक राज्य ने इतने कम समय में किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन जिसकी चर्चा खेल महाकुंभ की, अब ये सांसद भी अपने अपने क्षेत्रों में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा, सांसद खेल महाकुंभ, इस तरह के आयोजन करवा रहे हैं। और लगभग 70 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें अब तक भाग लिया है ग्रामीण अंचल में, दूर दराज के क्षेत्रों में। तो मेरा सभी माननीय सांसदों से अनुरोध रहेगा कि अगर आप भी अपने अपने क्षेत्र में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा या खेल महाकुंभ, कोई भी नाम आप देना चाहें, वो कराएंगे, सांसद ट्रॉफी कह सकते हैं, कुछ भी, तो ये आपके साथ भी युवाओं को एक जुड़ने का अवसर मिलेगा, खेलों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा और इससे बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा। मैं भी अपने संसदीय क्षेत्र में कराता हूं, जहां पर लगभग 60-65 हजार युवा हर साल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, अगर खेल के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने की बात करें तो इसमें 298 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं पूरे देश भर में, और लगभग 2736 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, जबकि पहले इसके ऊपर मात्र 600 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा था। तो ये भी लगभग 4.5 गुना ज्यादा है पहले से। तो हमने खेलों का आधारभूत ढांचा यानी कि स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, ग्राउंड्स, हॉकी की टर्फ, एथलेटिक ट्रैक्स, इंडोर स्टेडियम्स, ये सब भी बनाने का काम हमने इसमें किया है। शूटिंग रेंज से लेके फुटबॉल के ग्राउंड से लेके अर्बन और रूरल एरिया सब में काम करने का काम किया है, और ये शहरों से लेके दूर दूर के क्षेत्रों तक किया है। सर, अभी आज के समय खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हम चला रहे हैं, वो भी एक अपने आप में प्रयास है कि हर राज्य में इसको चलाया जाए। इसको अपग्रेड करके हमने स्पोर्ट्स सेंटर को बनाया है, इसको हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है, और इसमें 29 सेंटर हमने 28 राज्यों में अब तक इसको शुरुआत के लिए अपनी ओर से अनुमति भी दे दी है, और 3 जो हैं उसका असेसमेंट भी अभी अंडरवे अभी चल रहा है। कुल मिलाकर 266 स्पोर्ट्स अकेडमीज, जिसमें से 190 नॉन साई है, नॉन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, लेकिन 74 जो हैं वो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और साई के सेंटर्स हम चला रहे हैं, ये भी देश भर में चला रहे हैं। इसके अलावा सर, जो अभी एक चर्चा यहां पर आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जिलों में जाकर आपको खेलो इंडिया के सेंटर खोलने चाहिए, तो हमने 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलने की शुरुआत की है, जिनमें से 733 खेलो इंडिया सेंटर्स हमने देश भर में खोलने की शुरुआत कर दी है, उसको सैंक्शन भी कर दिया, और उसको खोलने की, और अगले साल 15 अगस्त तक हम 1000 खेलो इंडिया सेंटर पूरे करने का काम भी पूरा कर लेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, खिलाड़ियों को कहां कहां अवसर मिले, टॉप स्कीम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है कि आपको चयन भी किया जाए, प्रशिक्षण भी दिया जाए, और आपको प्रशिक्षण देश और विदेश में दोनों का ही देने का खर्चा भारत सरकार पूरी तरह से उठाती है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने टॉप स्कीम के अंतर्गत न केवल खिलाड़ियों को रहने का, भोजन का, ट्रेनिंग का देश और विदेश में खर्चा उठाया,
बल्कि खिलाड़ियों को 6 लाख रुपया साल का आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस यानी कि जेब खर्च देने का काम भी भारत सरकार कर रही है। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा हमने 2841 खिलाड़ियों को देश भर से चुना जिनमें प्रतिभा दिखती है और उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। इनको 21 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में चुना गया है। इनमें पैरा एथलीट्स भी हैं। और जो एक बात बीच में आई कि क्या पैरा एथलीट्स के साथ भेदभाव किया जाता है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, पैरा एथलीट्स के साथ कोई भेदभाव नहीं, एक समान अधिकार देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार ने करने का काम किया है। सर, जितने सुविधाएं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स में दी जाती हैं आम खिलाड़ी को, उसी तरह से पैरा खिलाड़ी को दी जाती हैं। और हमारा ये प्रयास इसमें रहेगा कि जो 2028 और 2032 के लिए भविष्य के जो पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी होंगे, हम उनका भी चयन कर लेंगे डेवलपमेंट वाले कोटे में, जिनको अगले 8 साल तक चयन करना है। हम उनको भी टॉप स्कीम के अंतर्गत भविष्य में चयन करेंगे ताकि भविष्य के लिए और मेडल से जीत कर ला सकें। यह भी मैं माननीय सभी सांसदों को बताना चाहता हूं। हमने ना केवल ट्रेनिंग में बल्कि जो विनर्स हैं, जो उनको रिवॉर्ड मिलते हैं, उसमें भी हमने कोई भेदभाव नहीं रखा है, उसको भी एक समान किया है। तो भारत सरकार ने यह भी किया है, ये कभी कहीं पहले नहीं हुआ, यह भी हमने करने का काम किया है। इसके अलावा जो 2841 खिलाड़ी हमने 21 डिसिप्लिन से चुने हैं, इनके ऊपर लगभग 6,28,000 रुपया प्रति एथलीट हम लोग खर्च करते हैं और इनको लगभग 1,20,000 रुपया जेब खर्च भी यानी कि 10,000 रुपये महीने को जेब खर्च अलग से भी दिया जाता है। यह भी काम हमने करने का किया है। सर, जो 2014 के बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कही, पहले केवल 16 साल में 86 करोड़ रुपया कुल मिला के असिस्टेंस दी गई थी। हमने उसको बढ़ाकर पिछले 8 वर्षों में खिलाड़ियों को 300 करोड़ रुपया 8 वर्ष में कर दिया है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत जो अलग अलग कॉर्पोरेट्स के माध्यम से हमने करने का काम किया है। इसके अलावा जो 2014 से पहले इकट्ठा हुआ था नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में, वो मात्र 27 करोड़ था, जो अब हमने 300 करोड़ किया है। और असिस्टेंस को बढ़ाकर भी 52 करोड़ रुपया खिलाड़ियों के लिए कर दिया है पिछले 8 वर्षों में, जो अब तक की अभूतपूर्व है। और 88 करोड़ रुपया हमने टॉप्स के लिए भी इसके माध्यम से दिया है, साई के लिए। और 158 करोड़ रुपया पूर्व चैंपियनों को भी हमने अलग अलग तरीके से मदद करने का काम किया है। और 30 करोड़ रुपया डिस्पर्स किया है टॉप्स के खिलाड़ियों को आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस के रूप में, जो जेब खर्च के रूप में मैंने बात की पिछले कुछ वर्षों में 2015 के बाद। और हम यंग एथलीट्स की अगर बात करें तो इसके लिए भी 125 करोड़ रुपया 2014 के बाद भारत सरकार ने खर्च किया है, जो आज तक का सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया है। इसी तरह से ही कैश इंसेंटिव्स भी पहले से ज़्यादा दिए गए हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स ये भी देने का काम हमने किया है। और असिस्टेंस भी जो खिलाड़ियों को चाहिए उसमें भी कोई कमी कहीं पर नहीं रखी गई है। और पेंडेमिक के टाइम पर भी सर अगर जरूरत पड़ी तो हमने उसमें भी लगभग 5 करोड़ रुपया वेलफेयर फंड से खिलाड़ियों को देने का काम किया है। इसमें भी भारत सरकार कहीं पीछे नहीं रही, ये भी माननीय सांसदों को यहाँ पर कहना चाहता हूँ। जहाँ तक बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के आयोजन करने का बात है, 2014 में जहाँ ट्रैक एशिया कप करवाया गया, वहीं पर अन्य अलग टूर्नामेंट थॉमस उबर कप से लेके बाकी सब दिल्ली में करवाए गए। टाटा का ओपन इंटरनेशनल चैलेंज कप करवाया गया बैडमिंटन का। इसी तरह से ही अलग अलग टूर्नामेंट्स चाहे शूटिंग के हों अन्य हों, इसकी लंबी लिस्ट है। अगर आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड पे रख के ये भी माननीय सांसदों को दे दूंगा कि एक लंबी लिस्ट हमने इस पे रखी है क्या क्या किया है। माननीय अध्यक्ष जी, चेस ओलंपियाड, चेस का जन्म तो भारत से हुआ, शतरंज का, लेकिन कभी भारत में विश्व कप नहीं हुआ था। विश्व स्तरीय खिलाड़ी तो भारत ने बहुत दिए, लेकिन आयोजन करने का अवसर नहीं मिला। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि चेस में आज तक कभी टॉर्च रिले भी नहीं हुई थी। ना केवल हम भारत में चेस ओलंपियाड करवाने के लिए लाए, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से चेस टॉर्च रिले की शुरुआत भी की।
जो देश भर के राज्यों में चलकर तमिलनाडु पहुंची और इसमें लाखों खिलाड़ियों को जोड़ने का हमने अवसर भी दिया और चेस को जागरूकता भी करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसके उद्घाटन पर भी वहां पर रहे और दुनिया भर के खिलाड़ियों ने इसमें शामिल होकर इसको बहुत सफल हमने इसका आयोजन देश भर में किया है। इसी तरह से ही नाडा में भी नया कानून लगाने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो हमारी बनी है, नाडा बिल लाकर भी एक नया कानून बनाने का इसी सदन और राज्यसभा में इसको सर्वसम्मति से पास किया गया। बड़ी यहाँ पर सिंपोजियम का आयोजन भी भारत में हमने किया। यही नहीं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस भी केवड़िया में की गई। एकता नगर में सभी राज्यों के खेल मंत्री और अधिकारियों को वहां पर बुलाकर उनके भी सुझाव लिए गए ताकि खेलों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस पर भी काम किया गया। हमारा प्रयास है कि 1 अप्रैल 2023 से जितनी भी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनको हम ऑनलाइन पोर्टल पर ही उनके सुझाव लेंगे और उसको भी पेपरलेस करेंगे और पारदर्शिता भी इसमें लाने का काम करने वाले हैं। जहां तक अवार्ड्स की बात है, इसकी एप्लीकेशन पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाती थी, भारत सरकार के पास आती थी, खेल संघों के पास जाती थी, खिलाड़ियों को घूमना पड़ता था एक से दूसरी जगह पर। यह भी हमने ऑनलाइन कर दिया अध्यक्ष जी, इस बार किसी को कहीं नहीं जाना पड़ा, ऑनलाइन एप्लीकेशन दी और इस बार के अवार्ड भी सारे ही ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेने के बाद हमने कर दिए हैं। एक ये भी ईज ऑफ लिविंग में एक हमने आगे बढ़कर काम किया है। जहां तक नेशनल इन्वेंट्री ऑन स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स फील्ड की आपने बात कही है, इस पर भी 16,000 से ज्यादा ऐसे खेलकूद के जो इंडोर स्टेडियम्स हों, ओपन ग्राउंड्स हों या शूटिंग रेंज हो, एथलेटिक ट्रैक हो, हॉकी की ग्राउंड हो, ये सारी की इन्वेंट्री भी हमने इकट्ठी कर ली है। बहुत लंबा समय लगा, अभी तक भी कुछ राज्यों ने इसमें अपनी जानकारी नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद भी 16,000 से ज़्यादा ऐसे स्थानों की हमने इकट्ठी कर ली है और उसको भी हम करने वाले हैं। एक जो और काम यहाँ पर किया गया है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स का, और इसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी को हम इसमें रिसर्च करने के लिए लगाएंगे कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो खिलाड़ियों को ऐसे मिलें जिसमें उनको कभी प्रतिबंध ना किया जाए। उस दिशा में इसकी नॉलेज भी बढ़ेगी, एनालिटिक कंपोजिशन भी होगा, क्वालिटी भी अश्योर करेंगे और खिलाड़ियों को सेफ और डोप फ्री हम सप्लीमेंट भी देने का प्रयास करेंगे। इससे खिलाड़ियों की सेहत और न्यूट्रिशनल नीड्स इसको भी पूरा किया जाएगा। ये भी हमने एग्रीमेंट कर लिया है, MOU साइन कर लिया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात के साथ। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो 15 अक्टूबर को भी अभी हमने किया है, इस दिशा में बहुत सारी रिसर्च भी होगी और हमारे खिलाड़ियों को ऐसे सप्लीमेंट्स मिलेंगे जो बाजार में उपलब्ध कई ऐसे रहते हैं जिसकी जानकारी भी नहीं रहती, उससे भी छुट्टी मिलेगी और उस पर कड़ाई करने का काम भी हमें मिलेगा और रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग का भी इसमें हमें बल मिलेगा। इसके अलावा जो फिट इंडिया मूवमेंट माननीय अध्यक्ष जी शुरू की गई है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, इसी सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया ताकि हम इसको अपना इंटीग्रल पार्ट बनाएं अपने जीवन का, फिटनेस को, और लोग सोच में भी बदलाव हो, अपनी दिनचर्या में भी बदलाव हो और फिजिकल एक्टिविटी भी हमारी सबकी बढ़ सके। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने जहां एक और फिट इंडिया के सर्टिफिकेशन करने का काम किया, फिट इंडिया क्विज किया, फिट इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत फिट इंडिया स्कूल वीक मनाया। अध्यक्ष जी, जब कोविड था उस समय भी 4,30,000 स्कूलों ने इसमें भाग लिया और इस साल लगभग 4.5 लाख से ज्यादा स्कूलों ने इसमें भाग लिया। फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन भी किया गया 3 स्टार 5 स्टार, और उसमें भी 4.5 लाख से ज्यादा स्कूलों को फिट इंडिया फ्लैग दिया गया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है 43,001 और 13,000 अलग स्कूलों को, 43,000 को 3 स्टार तो 13,000 से ज्यादा स्कूलों को 5 स्टार सर्टिफिकेट दिया गया है। और फिट इंडिया क्विज के अंतर्गत
प्राइज मनी हमने 3 करोड़ 25 लाख रखी, जिसमें 36,239 स्टूडेंट्स ने देश भर में भाग लिया। 36,299 स्टूडेंट्स ने भाग लिया 13,502 स्कूलों में से। और फिट इंडिया प्लॉग रन जब किया गया तो इसमें भी 30 लाख हमारे देश भर के लोगों ने इसमें भाग लिया 2019 में। तो फिट इंडिया साइक्लोथॉन में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने इस साल जो 2021-22 में पार्टिसिपेट किया। और फिट इंडिया फ्रीडम रन में हमारे यहाँ पर 9 करोड़ लोगों ने इस साल पार्टिसिपेट किया और पिछले साल 7 करोड़ लोगों ने देश भर में पार्टिसिपेट किया है। तो कुल मिलाकर फिटनेस को लेकर भी देश भर में बहुत जागरूकता बढ़ी है। इसमें भी हमारे सांसदों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो मैं सभी माननीय सांसदों का, देश के विधायकों का, चुने हुए प्रतिनिधियों का, मेयर का और सबका बहुत बहुत आभार इसके लिए भी प्रकट करना आपके माध्यम से चाहता हूं। कुछ माननीय सांसदों ने कहा कि ट्रेडिशनल गेम्स को बढ़ावा देना चाहिए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर और उनके जो सोच है उसको आगे बढ़ाते हुए हमने 5 ऐसी खेलों को जो ट्रेडिशनल गेम्स हमारी मानी जाती हैं उनको हमने खेलो इंडिया का भाग बनाया है। और मलखंब हो, कलारीपट्टू हो, थंगटा हो या हमारे गटका हो या फिर योगासना हो, इन 5 को ही हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भाग बनाया है। और सैकड़ों खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया भी और शानदार प्रदर्शन करने का काम किया। अब ये रीजनल नहीं, नेशनल हो गई हैं और हम भविष्य में इसको इंटरनेशनल गेम्स बनाने का काम भी करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम बढ़ाया है। मीराबाई चानू ने, अगर मैं कहूं कि अगर टोक्यो ओलंपिक्स में पहला मेडल भारत को जिताने का काम किया तो मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, यदि इस सभा की सहमति हो तो माननीय मंत्री जी के जवाब पूरे होने तक और कुछ माननीय सदस्यों के क्लियरिफिकेशन तक प्राइवेट बिल का समय बढ़ाया जाए। मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं धन्यवादी हूं आपका भी और माननीय सांसदों का भी समय बढ़ाने के लिए। तो जैसे मीराबाई चानू ने पहला मेडल भी टोक्यो ओलंपिक्स में दिलाया तो कॉमनवेल्थ गेम में पहला मेडल जिताने का काम किया। पूर्वोत्तर से लवलीना से लेके बाकी सबने, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम आ सकते हैं। पीवी सिंधु ने अगर रियो ओलंपिक से लेके टोक्यो ओलंपिक्स तक मेडल जीतने का काम किया तो 121 साल में एथलेटिक्स में जो मेडल नहीं जीत पाए थे तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जिताने का काम भी भारत को किया। ये ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। निखत जरीन ने हमें IBF वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जिताया, तो थॉमस कप में भी हम जीते। माननीय अध्यक्ष जी, जो कुछ सवाल माननीय सांसदों ने पूछे, अगर आपकी अनुमति तो सीधा उसी पे जवाब देने पे मैं आ जाता हूं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने एक पॉलिसी में जो बदलाव लाए, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऐसी थी जिसको मैंने सरेंडर कर दिया आते ही और कोचेस की नियुक्ति करने का काम किया कि खिलाड़ियों को कोच मिल सके। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने 21 डिसिप्लिन में 398 कोचेस को इसी साल नियुक्त किया है और इसको कुल मिलाकर अब शायद 992 हमारे कोचेस हो गए हैं। और इसमें से हमने PSUs में जो हमारे पूर्व खिलाड़ी जो सरकारी नौकरी करते हैं, अगर वो कोच बनना चाहते हैं तो हमने उनको भी डेपुटेशन पर लाने का काम किया है और 101 हमने ऐसे खिलाड़ियों को भी कोच के रूप में यहां पर लाने का काम किया, जिनमें से 4 अर्जुना अवार्डी हैं, एक ध्यानचंद अवार्ड विजेता है और एक द्रोणाचार्य अवार्डी भी है। एक अच्छा सुझाव पुष्पेंद्र जी ने दिया है कि स्कूलों में स्कूल फील्ड हो या आवश्यक हो, जहां कॉलोनियां काटी जाती है वहां पर खेल के मैदान हो, जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है वहां पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो। अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा माननीय अध्यक्ष जी, तो इससे खेलों का एक आधारभूत ढांचा भी बढ़ेगा और खेलों के लिए प्रति जागरूकता और फिटनेस की मुहिम को भी बल मिलेगा। लेकिन एक मूल विषय यहां पर मैं कहना चाहता हूं, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट। खेल राज्य का विषय है और राज्यों को इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। मैं तो ये कहूंगा खेल संघों में और पारदर्शिता आए, खेल संघों में पारदर्शिता आए। काफी सांसदों ने यहां पर बात कही और मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है, हमारी सरकार ने इसको सुनिश्चित करने के लिए हर वो कदम उठाया कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड को
सख्ती के साथ लागू करवाया जाए। और आपने देखा होगा खिलाड़ी भी खेल संघों में अध्यक्ष से लेके महासचिव से लेके बाकी प्रमुख पोस्टों पे आ रहे हैं। ये अपने आप में एक सुखद अनुभव आपको देखने को मिल रहा होगा। जो क्लीन करने का काम है वो हमारी सरकार ने यहां पर शुरू कर दिया है और उसमें खेल संघों ने भी बड़ी अच्छी आगे बढ़कर भूमिका निभाई है। चाहे महिलाओं को वोट देने की बात हो या फिर स्पोर्ट्समैन ऑफ मेरिट, उनको भी वोटिंग राइट के माध्यम से चुनकर माननीय अध्यक्ष जी अब उनको खेल संघों में भूमिका लाई जा रही है। उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, गवर्निंग बॉडी हो या जनरल बॉडी हो, उसमें भी अब अहम भूमिका पे, जैसे गगन नारंग या बाकी सब जो खिलाड़ियों का, या फुटबॉल के अध्यक्ष जो कल्याण चौबे बने, या जैसे मैं टेबल टेनिस फेडरेशन की बात कही, या हॉकी का देखिए दिलीप तिर्की जी के, तो सारे ही बहुत बड़े खिलाड़ी रहे पूर्व में। इनको आगे आने का अवसर भी हमारी सरकार यहां पर दे रही है। माननीय प्रसून बनर्जी जी ने कहा कि कितने खिलाड़ी खेलो इंडिया में चुनेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं 2841 खिलाड़ियों में 98 एथलीट वेस्ट बंगाल के हैं, 55 लड़के हैं तो 43 लड़कियां हैं। इसके अलावा आपने पूछा कि कितने नए प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के चल रहे हैं, तो मैं कहता हूं 34 राज्यों में 298 नए प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 2736 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, जो आज तक का सबसे ज्यादा पैसा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन आपने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही कि जो नेशनल गेम्स हर फेडरेशन अपनी करती है उसमें आप पैसा क्यों नहीं बढ़ाते, तो मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं, हमने इसमें भी पैसा कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले जहां 17 लाख और 22 लाख खर्च किया जाता था, अब हमने इसको बढ़ाकर 51 लाख रुपया कर दिया, 3 गुना सीधा ही बढ़ाया है। और जो खिलाड़ियों के लिए आपने किट्स देने की बात कही माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसको भी बढ़ाकर 20,000 रुपया प्रति खिलाड़ी कर दिया है, ताकि उसका ट्रैक सूट, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, वार्म शॉर्ट्स और जूते, ये सब खिलाड़ियों को साल में एक बार देने का काम हम कर रहे हैं। और जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कराने में मात्र 30 लाख रुपए मिलता था, इसको भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर दिया है, ताकि और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हो सके। 80,000 रुपया हमारे स्पोर्ट्स डॉक्टर को मिलता था, जिसको बढ़ाकर 2 लाख रुपया अब कर दिया है। और फिजियोथेरेपिस्ट को भी 1 लाख रुपया कर दिया है, जो दोनों का, किसी को पहले 1 लाख मिलता था तो 2 लाख कर दिया, 80,000 मिलता तो 1.5 लाख रुपया कर दिया है। यही नहीं, जो मुकदमे थे, जैसे खेल संघों की आपसी लड़ाइयों के कारण भी मुकदमे चलते हैं, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है जहां कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कोर्ट के द्वारा बिठाई गई थी, अधिकतर खेल संघों में हमने उसको खत्म करवा दिया है, चुनाव भी करवा दिए। लेकिन अभी भी 4 वर्षों से, जो आपने पूछा किस किस में रह गया है, तो एक शायद जूडो और एक कबड्डी में, वहां पर 4 साल से कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बैठी। हमारा प्रयास रहेगा कि वहां पे भी जल्दी चुनाव हो, लेकिन एक खेल संघों को और कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को कराने कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई वो कमेटी है। लेकिन जैसे फीफा ने प्रतिबंध लगाया था, देखिए एक छोटी सी बात बतानी जरूरी है, सस्पेंड कर दिया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। अब उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं था, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को ही, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त थी, उसको ही चुनाव कराने थे 4 साल पहले, लेकिन वो हो नहीं पाए थे। हमारी सरकार ने तो कोर्ट में जाकर कहा कि चुनाव जल्दी होने चाहिए, तब जाकर वो चुनाव जल्दी हुए। और मैं कह सकता हूं आज तक किसी फेडरेशन का 7 दिन में सस्पेंशन खत्म नहीं हुआ। हमने फुटबॉल का सस्पेंशन 7 दिन में खत्म कराकर, चुनाव करवाकर, और वहां पर भी खिलाड़ी चुने गए। और अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप, बहुत शानदार आयोजन भारत सरकार ने पहले 2017 में किया था। अब अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप फुटबॉल का बहुत शानदार हमने भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में कराने का काम किया है। इसके लिए भी AIF को भी और भारत सरकार के अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि फीफा ने भी इसकी बहुत प्रसन्नता, अपनी खुशी इसके प्रति प्रकट की है और धन्यवाद भी किया है। इसके अलावा जो कहा गया कि कुछ टूर्नामेंट्स साल भर में खेल संघों को करने होते हैं, वो कोविड के टाइम पे नहीं हो पाए, वो हमने उसी साल के लिए रिलैक्सेशन दी है। उसके अलावा हम उनको ये कहते हैं कि हर साल उनको टूर्नामेंट करना ही होता है। माननीय अध्यक्ष जी,
एनुअल कैलेंडर एक इनका बनता है जिसके अंतर्गत इनको साल भर में पैसे दिए जाते हैं। हमने ये भी प्रक्रिया ऑनलाइन ही की है। 290 करोड़ रुपए से ज्यादा हम खेल संघों को देते हैं अपने एनुअल कैलेंडर के अनुसार, टूर्नामेंट नेशनल स्तर के कराने के भी और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का भी। यह भी इतना पारदर्शी है कि ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन देनी है और सारा पैसा भी हम आपको देते हैं। NIS पटियाला में बहुत सारी एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात की, ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी हम करते हैं, 2 कैटेगरी में करते हैं, एलिट लेवल का भी करते हैं और इनको फिर प्रशिक्षण देने का काम भी लगातार किया जाता है। इसी तरह से ही इंडिजीनियस गेम्स को भी बढ़ावा दिया, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भी अलग अलग राज्यों में इनको चुनने का काम किया गया और ऐसे खेल संघों को भी जो मलखम, कलारीपट्टू, थंगटा और गटका जैसी खेल का काम करते हैं उनको भी करोड़ों रुपए भारत सरकार के द्वारा मदद की गई ताकि अपने खिलाड़ियों को वो आगे बढ़ने का अवसर दें। और ऐसे चुने हुए सैकड़ों खिलाड़ियों को भी प्रतिवर्ष हर महीने 10-10 हज़ार रुपये हम देने का काम करते हैं ताकि वो खिलाड़ी भी जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं हमारी उनको भी आगे बढ़ाया जा सके, उसमें भी हम लगातार मदद कर रहे हैं। इसी तरह से माननीय अध्यक्ष जी 8,968 टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन हमारे 34 अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल अकेडमीज में रखे गए हैं, जो हमारे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, साइट ट्रेनिंग सेंटर है, एक्सटेंशन सेंटर है या फिर NSTC के अंतर्गत जिनको चुना गया है। कबड्डी और खो खो की आपने बात कही कि उनको मदद नहीं करते, मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि उनको मदद हम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग उसमें नहीं आता है, उसको मदद नहीं मिलती है। यहां कहा गया कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को आप मदद नहीं करते, मैं कहना चाहता हूं कि मीराबाई चानू जब टोक्यो ओलंपिक से पहले इंजर्ड हो गई थी तो भारत सरकार ने रातों रात उनका वीजा भी लगवाया, उनके ट्रेन जो स्टाफ है, जो असिस्टेंट कोच है, ट्रेनर है, उसको भी सर अमेरिका तक भेजा, पूरा खर्चा भी उठाया, वहां की ट्रेनिंग का भी, और पूरा सरकार ने खर्चा उठाया उनका भी, और बाकी जो खिलाड़ी विदेश में खेल रहे थे। और तब जाके टोक्यो ओलंपिक्स में कोविड के बावजूद शानदार प्रदर्शन मीराबाई चानू और बाकी खिलाड़ियों ने किया और मेडल जीतने का काम भी किया है। अंत में कुछ बातें बहुत सारी और भी हैं जिनको मैं जरूर यहाँ पे करना चाहता हूँ। यहाँ कहा गया कि शूटिंग में मेडल नहीं जीत पाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जितने मेडल जीतने चाहिए थे हमें उतने शूटिंग में नहीं जीत पाए। कुछ उसके लेकर बहुत सारे सुझाव और बहुत सारे सवाल भी यहाँ पर खड़े किए गए, हमने उसको एक सुझाव के रूप में लिया है और उसको भी आगे हम कार्रवाई जो करनी होगी वो भी करने का काम करेंगे। 335 ऐसे एथलीट्स जिनकी मैं अभी बात की कि ट्रेडिशनल गेम्स मलखम, कलारीपट्टू, गटका और थंगटा के, इनको हम 10-10 हज़ार रुपया पर महीना, इनके 1,20,000 रुपया साल का प्रतिवर्ष देते हैं। यही नहीं सर, जो कहा गया कि एक बात यहाँ पे बड़ी गंभीर, किसी ने कही, मुझे नाम नहीं याद किस माननीय सांसद ने कहा कि जो डिंको सिंह थे हमारे फॉर्मर बॉक्सर, कि उनको 1 लाख रुपए की मदद तो हमारे पूर्व बॉक्सर्स ने की, भारत सरकार ने नहीं की। बिल्कुल गलत है। भारत सरकार ने सर 36,37,000 रुपया की मदद की है, जिसमें से मेडिकल एक्सपेंसेस का 29,50,000 और 6,87,000 पेंशन उनके परिवार को देने का काम भारत सरकार ने किया है। तो भारत सरकार कहीं पीछे नहीं रही पूर्व खिलाड़ियों की मदद करने के लिए भी। इसी तरह से ही जो हमारी 33 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है, सन 2022-23 में 259 करोड़ रुपया हमने उनको ACTC के अंतर्गत, एनुअल कैलेंडर फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन के अंतर्गत मदद करने का काम किया है और आगे भी इसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। जहां तक पर्सनल मांगे सबकी स्टेडियम्स की, जो कौशलेंद्र जी कह रहे हैं, वो सब मैंने नोट किया है। एक सुझाव माननीय अध्यक्ष जी इसमें आया है, किसी माननीय सांसद ने इसमें कहा कि आप पूरा बड़ा इंडोर स्टेडियम मत बनाइए क्योंकि वेदर कंडीशंस अलग अलग हैं। मान लीजिए कोस्टल एरिया में बहुत ह्यूमिडिटी रहती है तो अंदर एयर कंडीशन भी चाहिए। तो कईयों ने सुझाव ये भी दिया कि आप एक बड़ा शेड डालकर दीजिए और नीचे छोटी वॉल कीजिए ताकि अंदर कोई और ना आ सके, और उस लो कॉस्ट भी होगा और ग्रामीण अंचल के लिए खिलाड़ियों को उसकी एक सुविधा मिल पाएगी। साथ में शौचालय बना कर दीजिए। मैं इस पर काम कर लूंगा और प्रयास करेंगे कि जितने कुछ पायलट के तौर पर कुछ ऐसे अगर शुरू कर सकें
तो कुछ सांसदों के यहाँ पर उसकी शुरुआत करके देखते हैं कि कैसा चलता है, कैसा अनुभव रहता है, ताकि आगे उसको फिर आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से ही माननीय निशिकांत दुबे जी ने भी बहुत अच्छे सुझाव इसमें दिए, बाकी लोगों के भी सुझाव आए हैं। अध्यक्ष जी, मुझे पता है समय की थोड़ा अभाव है, लेकिन कुछ सांसदों की अगर बाकी बातें रह गई हों तो अपने प्रश्न में वो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा। हाँ, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर और इंजरी सेंटर की आपने माननीय राजेंद्र जी ने याद करवाया। अच्छा, मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, हमने जहां एक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला में, नई पटियाला में सुविधाएं दी हैं, वहीं पर जो हमारे देश भर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहां पर हम स्पोर्ट्स साइंस की सुविधा दे रहे हैं। लेकिन एक 80 करोड़ रुपए की लागत से हम जल्द ही सोनीपत में एक और सेंटर खोलने जा रहे हैं, और इसी तरह की सुविधाएं हम दक्षिण भारत में भी और अलग अलग क्षेत्रों में भी और बड़ी सुविधाएं खोलने जा रहे हैं, जिससे रिहैबिलिटेशन का भी, स्पोर्ट्स साइंस का भी और रिसर्च का काम भी हो सके। ये भी अपने आप में एक बड़ी पहल इस दिशा में हम लोग करने वाले हैं। धन्यवाद, आपने इसके लिए याद करवाया। ये भी भारत सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। मास पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, इसके लिए खेलो इंडिया से लेकर हमने बाकी सारी स्कीमें चलाई हैं। चलो बेटे बेटे मत, जो खेल, जो राज्य की सर कुछ बातें आई कि कुछ प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए। मैं किसी राज्य की सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो गलत दिशा में जाता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारा पैसा दिया है सर, वो 3-3 साल से कई जगह प्रोजेक्ट ही नहीं शुरू हो पाए, तो उसके कारण पैसा भी फंसा रहता। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि आपके अपने अपने क्षेत्र में आपको एक सूची भेज दूंगा कि कहाँ कहाँ रुके पड़े हैं, ताकि उन प्रोजेक्ट्स को भी अगर गति देंगे तो उसका फायदा मिल पाएगा। सर, जो खिलाड़ियों को मदद देने की इन्होंने बात कही, उसमें भी हमने लगातार इसमें, जैसे 2013-14 में सिर्फ 8,10,000 रुपए की मदद हुई थी, लेकिन सर हमने वेलफेयर फंड से पिछले साल ही 1,56,52,810 रुपए, सर कहां 1 लाख, कहां 8 लाख, कहां 1,52,00,000, 1,56,00,000 ये मदद करने का काम किया। उसकी सूची भी मेरे पास है अलग अलग राज्यों की, वो भी दे सकते हैं। सर कोचेस बढ़ाने की बात थी, हमने वो भी रेगुलर कोच 595 और 347 कॉन्ट्रैक्ट कोच भी लगा दिए, ये भी आज तक के सबसे ज्यादा हैं। सर सेक्सुअल हरासमेंट की बात की गई, मैं इस पे कहूंगा स्पेशलाइज कमेटी बनाई है, ऑनलाइन भी इनको अपनी रिपोर्ट करने की बात कही है, और वहां के लोकल एनजीओ का एक सदस्य भी हम उसके ऊपर रखते हैं, और जितने केसेस ऐसे आते हैं हम इसको इमीडिएटली इसके ऊपर कार्रवाई कमेटी गठित करके करते हैं। और ये हमारा सर लगातार प्रयास है कि किसी की भी बेटी हो या बेटा हो, किसी के खिलाफ भी अगर ऐसा कोई काम होता है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का काम भारत सरकार ने किया है, और जांच बैठाने का काम भी हमने किया है, ताकि भविष्य में इस तरह का कोई काम ना हो। जहां तक हॉकी टीम के एक दलित खिलाड़ी के बारे में आपने चर्चा की, उसी समय उत्तराखंड की सरकार ने कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की। देखिए, एक तरफ तो चर्चा की, कन्नी जी ने कहा कि शेड्यूल ट्राइब बच्चे कम आ रहे हैं, महिलाएं कम आ रही हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं महिलाओं ने जितने अवार्ड जीते हैं, भारत के लिए मेडल जीत कर लाए हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि बेटियों ने बराबरी का काम किया। बेटियां भारत की कहीं पीछे, खेलों में पीछे नहीं रही, इसलिए हमें भी वातावरण वैसा ही खड़ा करना चाहिए, कहीं पे कुछ कमी ना रहे। दूसरी बात सर, जहां भारत में आज तो ना केवल एक महिला एक दूर दराज के क्षेत्र से, शेड्यूल ट्राइब से आने वाली, अपनी क्षमता के आधार पर आज देश की राष्ट्रपति भी है, भी बड़ा गर्व की बात हम सबके लिए है। तो खेलों में भी इस तरह का कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। आज आर्चरी हो, हॉकी हो, बाकी सब हो, निशिकांत जी के झारखंड राज्य से लेके, उड़ीसा राज्य से लेके बाकी राज्यों से आ रहे हैं। राज्यवर्धन जी यहाँ पर बैठे, हमारे पूर्व ओलंपियन है, मेडलिस्ट हैं, पूर्व खेल मंत्री हैं। अच्छा सर, मैं बस 2 मिनट में सर खत्म कर दूँ, विदिन 2 मिनट्स। तो सर मैं इसमें केवल इतना ही कहूंगा, पारदर्शिता हमने अपने काम में भी, खेल संघों में भी लाए हैं। खिलाड़ियों की भूमिका खेल संघों में भी बढ़ रही है, और जो हमने टॉप स्कीम शुरू की है, इस टॉप के अंदर जो मिशन ओलंपिक सेल है सर, उसमें पूर्व खिलाड़ियों को ही सदस्य रखा गया है,
वो ही पूरा उसको देखते हैं और वही उसमें अपने सुझाव देते हैं। इसकी रेगुलर मीटिंग हर दूसरे महीने होती है और इस पे लगातार वर्चुअल और फिजिकल मीटिंग, 6-7 तारीख को दिल्ली में फिजिकल मीटिंग थी। तो मैं ये अश्योर करना चाहता हूं, भारत सरकार अपनी ओर से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही। भारत सरकार ने हर संभव प्रयास किए कि खेलों को आगे बढ़ाएं और प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों को कहा बगैर दबाव के खेलें, खुलकर खेलें और देश के युवाओं को कहा है फिट रहें। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। जहां खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं तो देश का युवा फिटनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसमें भाग ले रहा है और आप सब ने भी बहुत पॉजिटिव इसमें भाग लिया चर्चा में। मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और माननीय अध्यक्ष जी आपका विशेष तौर पर आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इसको सीमित चर्चा की बजाय इसको व्यापक चर्चा, सबका भागीदारी इसमें की। इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।